हेलो दोस्तों, मेरा नाम सोनिया है। मेरी उम्र 23 साल है। मैं एक सुंदर विवाहित जवान महिला हूँ। मेरा फिगर गजब का है। जो भी देखता है वह मेरी ओर देखता ही रह जाता और मेरा रंग दूध की तरह साफ है। मेरा जिस्म बिल्कुल कारीगरी की तराशी हुई संगमरमर की मूर्ति की तरह है। मेरी शादी हुए 3 साल हो गए हैं और मेरी एक बेटी है और अब वह 9 माह की है। जब वह 3 माह की थी तब मेरे पति का तबादला विदेश में हो गया था, क्योंकि उनका क्षेत्र इंटरनेशनल था। इसीलिए वह परिवार को अपने साथ नहीं ले जा सकते थे। उन्हें हर साल 1 माह के लिए भारत आने की इजाजत थी। विदेश जाना उनकी मजबूरी थी। इसीलिए मुझे और 3 माह की बेटी को अकेला छोड़ गए थे। हम अकेले ना रहे, इसलिए मेरे पति ने मेरे नंदोई यानी कि मेरी ननद के पति को हमारे पास रहने के लिए गांव से शहर बुला लिया था। मेरे ननदोई जब हमारे साथ रहने के लिए आए तब उनकी उम्र 45 साल की थी। वह हमसे अलग गांव में रहते थे। मेरी ननद की मृत्यु 2 साल पहले हो गई थी और पिछले 1 साल से ज्यादा वहीं पर गांव में अकेले ही रहते थे। ननदोई जी आर्मी से रिटायर होने के बावजूद वह बहुत फुर्तीले थे। आर्मी के तौर तरीके और तहजीब वह अभी तक नहीं भूले थे। गांव में रहने और खेती बाड़ी करते तथा गांव के शुद्ध वातावरण के कारण उनका शरीर बहुत ही गठीला और सुडौल था। इस आयु में भी वह एकदम 30 साल के जवान लगते थे। पति के जाने के बाद पिछले 7 माह से वह हमारे साथ ही रह रहे थे। पढ़े लिखे होने के कारण उनका उठना बैठना पहनावा भी शहर वासियों जैसा था। इसलिए मेरे साथ घर में बहुत जल्दी एडजस्ट हो गए थे। घर के काम और बेटी की देखभाल में भी मेरा हाथ बंटाते थे। मुझे और मेरे पति को वह सब करना बहुत पसंद है और अब मेरे पति को अमेरिका गए हुए लगभग 7 माह हो चुके थे और इन 7 माह में पहले 2 माह तक मुझे एक बार भी क्रिकेट खेलने को नहीं मिला। इसलिए मैं इतनी बेचैन रहती थी और सारा दिन तड़पती रहती थी, पर कोई भरोसे का नजर नहीं आता था। लेकिन 5 माह बाद मुझे अचानक ही एक ऐसा अवसर मिला जिससे मुझे मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी खुशी मिली और वह मेरी अभी तक जारी है। यह उस दिन की बात है जब मैं घर की सफाई का काम करती हुई नंदोई जी के कमरे में गई तो मैंने पाया कि वे कमरे में नहीं थे। मुझे समझ में नहीं आया कि वे गए कहाँ होंगे, इसलिए मैं इधर उधर देखने लगी और तभी मुझे उनके बाथरूम की लाइट जलती हुई नजर आई। मैं जिज्ञासावश उठी और देखने चली गई। वहां मैंने देखा कि बाथरूम का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ है और अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही हैं। मैं सुनकर घबरा गई और सोचा कि शायद ननदोई जी की तबीयत ठीक नहीं है या वह किसी तकलीफ में है। मैं घबराहट से जल्दी से बाथरूम का दरवाजा खोलकर अंदर झांकने लगी। अंदर का नजारा देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। ननदोई जी अपने औजार की बड़ी तसल्ली से मालिश कर रहे थे। इससे पहले मैं अपने आप को संभालते, तभी मैंने देखा कि नंदोई जी जोर जोर से सिसकियां ले रहे थे। यह सब देखकर मेरी नजर में जोर से एक लंबी लंबी सांस निकली, जिसे सुनकर नंदोई जी ने पलट कर देखा और मुझे देखते ही गुस्से से बोले, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उनकी गुस्से से भरी आवाज सुनकर मैं डर गई और बिना आवाज किए वहां से भाग गई। इस घटना के 2 घंटे बाद मैं तो उनके सामने भी नहीं गई, लेकिन दोपहर का खाना बनाने के समय बेटी तंग कर रही थी तो मुझे मजबूर होकर उन्हें उसको देने के लिए जाना पड़ा। तब बिल्कुल नंदोई जी सामान्य तरीके से पेश आए। इससे मेरी जान में जान आई और मैं भी उनके सामने आने जाने लगी तथा सामान्य तरीके से व्यवहार करने लगी। लेकिन उस घटना के बाद अगले दिन भी मैं उस नजारे के बारे में सोचती रही। अगले दिन रात को सोने के समय मेरी बेटी बहुत रोने लगी। जब वह चुप नहीं हुई तो मैं उसे नंदोई जी के कमरे में लेकर गई और उन्हें देकर उनसे चुप कराने का आग्रह किया। नंदोई जी ने गोद में लिया और मुझे तेल लाने को कहा। मैंने उन्हें तेल लाकर दिया तो उन्होंने मेरे बेटी के पेट पर तेल मलना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में बेटी चुप होकर उनकी गोदी में सो गई। मैं उनको उनके पास छोड़कर अपने कपड़े बदलने चली गई। तभी मेरे दिमाग में एक योजना आई कि अगर मैं नंदोई जी को अपनी झलक दिखला दूं तो शायद कुछ बात बन जाए। अपने सारे कपड़े चेंज करके अपने लाल रंग का पारदर्शी नाइट सूट गाउन पहना, फिर बेटी को नंदोई जी के कमरे में लेने के लिए गई। नंदोई जी ने मुझे उन कपड़ों में देखा और एक तक देख ही रहे थे।
उनकी आंखों की चमक बता रही थी कि वह मेरे बिछाए हुए जाल में फंस जाएंगे। मुझे सिर्फ कुछ इंतजार करना पड़ेगा। जब मैं नंदोई जी से बेटी लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो वह मुझे देखते ही एकदम स्थिर हो गए। मैंने कहा, नंदोई जी, ये सो गई है, लाइए मैं इसको बिस्तर पर सुला दूं। तब उन्होंने कहा, यह अभी अभी सोई है, कच्ची नींद में है, इसीलिए इसे अभी यहीं रहने दो। मैं अपने कमरे में चली गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं बहुत देर तक ऐसे ही करवटें बदलती रही। तभी मुझे याद आया कि मैंने बेटी को दूध नहीं पिलाया। मैं उठी और नंदोई जी के कमरे में गई तो पाया कि वह भी सो गए हैं। तब मेरे मन में आया कि मैं भी इसी कमरे में सो जाती हूँ, क्योंकि बेटी भी इसी कमरे में सोई है, और मैं भी उनके साथ वाले बेड पर लेट गई। बेटी को अपने पास खींचा और इतने में नंदोई जी ने नींद में ही करवट बदली और सीधे होकर सोने लगे। मेरी बेटी का पेट भर चुका था, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने बच्चे को अपने से सुला लिया और वहीं बैठकर ननदोई जी को निहारती रही। मैंने महसूस किया कि मैं क्रिकेट खेलकर जिंदगी का मजा चाहती हूँ। मैंने अपना अकेलापन दूर करना चाहती हूँ, अपनी भूख मिटाना चाहती हूँ। इसके लिए अब मुझे मेरे पति की गैर हाजिरी में भरोसे का और पूर्ण संतुष्ट करने वाला पुरुष मिल चुका है। अब मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती, और इसलिए मैंने अपनी सारी शर्म और हया छोड़कर मैं नंदोई जी के पास जाकर बैठ गई तो थोड़ी देर बाद नंदोई जी हिलने लगे। मुझे लगा कि उनका हाथ मेरे सर पर आ गया है और नंदोई जी जाग गए हैं। उनकी इस हरकत से मैं थोड़ा घबराई। मेरी हालत पतली हो गई थी, मेरी सांस उखड़ रही थी। फिर मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। करीब 1 घंटे बाद नंदोई जी का हाथ मेरे सर से हटा और नीचे आ गया। उनकी इस हरकत से मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हुई। मुझे भी मजा आना शुरू ही हुआ था कि नंदोई जी उठकर बैठ गए और उनकी नींद खुल गई थी। उन्होंने मुझे झटके से साथ अलग कर दिया। फिर उन्होंने उठकर लाइट जलाई और वह कच्चे होकर मुझे देखने लगे। मैंने जवाब दिया, नंदोई जी, मैं तो वही कर रही थी जो आप चाहते थे। नंदोई जी बोले, मैंने ऐसा करने को कब कहा? तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और माफ कर देना चाहिए था। नंदोई जी फिर बोले, मैंने आज तक आपको कोई भी आदेश का इशारा नहीं डाला, तो मुझे कैसे मना मनाते? मैंने उत्तर दिया, अरे मैं तो नींद में और सपने में था, जिससे यह सब तुम्हारी ननद कर रही थी, इसलिए मैंने ऐसा इशारा किया होगा। मैंने कहा, नंदोई जी, तो क्या हो गया? अगर मैंने इशारे को आपका देह समझकर आपकी सेवा भी करती, तो आपका सपना और मेरा कर्तव्य पूरा हो जाता।